अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक्सल बाइट। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोब फ़ोटोशॉप के बेसिक ट्यूटोरियल्स, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन इनिशियली ये कोर्स जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से स्क्रैच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसको एंजॉय कर सकें और इससे कुछ सीख सकें। अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोशॉप के बारे में बताऊं तो इन दो आपने शायद नाम सुना होगा, इलस्ट्रेटर एंड फ़ोटोशॉप। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको इलस्ट्रेटर के बारे में कुछ पता है तो आप बिल्कुल इससे मिक्स ना कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। दोनों के अंदर डिफरेंट तरह के काम होते हैं। हाँ, टूल्स कुछ उसमें सिमिलर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। नेक्स्ट, आप इसको कंपेयर मत कीजिएगा कि एडोब फ़ोटोशॉप बेहतर है या इलस्ट्रेटर बेहतर है। तो दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने काम करते हैं, इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो एडोब फ़ोटोशॉप है वो एक रास्टर बेस्ड टूल है, ठीक है। यानी जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो, उसके बारे में आप शायद जानते हों कि वो एक वेक्टर बेस्ड टूल है, उसमें वेक्टर काम ज़्यादा बेहतर तरीके से किए जाते हैं। जबकि एडोब फ़ोटोशॉप रास्टर बेस्ड टूल है, यानी इसमें पिक्सल बेस्ड जो काम है वो किए जाते हैं। आज से बहुत साल पहले जब फ़ोटोशॉप नया नया आया था तो इसके बारे में सिर्फ यही बात होती थी कि इससे आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, अपने स्किन के ऊपर जो आपको पिंपल्स निकले उनको क्लीन कर सकते हैं, अपने दाग धब्बे ठीक कर सकते हैं। और आज तक भी लोगों में वही वही उनके माइंड में चीज़ है कि अगर फ़ोटोशॉप हुआ हुआ है तो आपने, मतलब फ़ोटोशॉप अगर आप किसी को आता है तो वो आपके फेस ठीक कर सकता है या आपकी बॉडी ठीक कर सकता है, उस पर दाने निकले उनको ठीक कर सकता है, डेट्स इट। तो वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है एक, उससे बहुत आगे की चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ उन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब मैंने फ़ोटोशॉप स्टार्ट किया था बैक इन 2005, तब इसका जो वर्जन था वो एडोब फ़ोटोशॉप 7 था, और उसके अंदर बहुत बेसिक से टूल्स होते थे और हमें उन्हीं के साथ काम करना पड़ता था। अब तो बहुत सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं और एडवांस फ़िल्टर्स हैं जो चीज़ों को बहुत आसान कर देते हैं, तब इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। उस वक्त तो लिटरली हम जब भी ये फ़ोटोशॉप यूज़ करते थे तो हम सबसे ज़्यादा काम क्या करते थे, किसी के फेस को किसी और के ऊपर चिपका दिया, कहीं पे किसी को सेलेक्ट करके हमने उसकी कहीं किसी पहाड़, अगर हम किसी लोकल जगह पे फ़ोटो लिए, उसको हमने कहीं पहाड़ी एरिया के अंदर जाके खड़ा कर दिया। तो ये हमारी सबसे ज़्यादा मैच्योर अप्रोच होती थी तब के टाइम में, और उस वक्त हमें लगता था कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब आहिस्ता आहिस्ता फील्ड के अंदर आए और काम करना शुरू किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई कि नहीं भाई, वो तो कुछ भी नहीं था। एंड एक्चुअली 2005 में जब मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैं एक्सपीरियंस में काउंट नहीं करता। उस वक्त मैंने सिर्फ सीखना शुरू किया था। जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो मेरा है वो 2010 के बाद से है अब तक, और तब से मैं एज ए डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, साथ में मैं एज ए फ़ोटोग्राफ़र काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये मेरी दो फील्ड हैं, डिज़ाइन एंड फोटोग्राफी। सो चले अब हम स्टार्ट करते हैं एडोब फ़ोटोशॉप का फर्स्ट लेक्चर, जो कि है बेसिक सिलेक्शंस के ऊपर, कि सिलेक्शन टूल क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो इस वक्त इसका इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ एडोब फ़ोटोशॉप 2022, जो कि इस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है। हमारे पास यहाँ पर फ़ाइल का मेन्यू बना हुआ है, हम यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से न्यू फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू फ़ाइल की, हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, जो कि एक न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शंस हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कभी इस तरह से पढ़ाया नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं कराई। तो मैं बहुत सारी जो टर्म यूज़ करूँगा वो प्रोफेशनल होंगी, और मैं उसको आसान वे में कन्वे करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। सो आई होप अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने कभी इस तरह से न्यू डॉक्यूमेंट खोल के इसको इतने गौर से देखा ही नहीं होता, हमने बस टक 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 किया और वो काम हो गया, हमारी अपना जो काम है वो उससे निकल आता। तो अब अगर मैं कुछ देख रहा हूँ तो चीज़ें हमारे फ़्लो में इतनी ज़्यादा आई होती हैं कि हमें वो पता ही नहीं होता हम उस फ़्लो में वो क्या कर रहे होते हैं। सो अब हम देखते हैं, जैसे मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि इसको क्लिक करने पे जो फोल्डर जो पैनल खुलता है उसका नाम न्यू डॉक्यूमेंट होता है। तो ये चीज़ मुझे अभी भी नज़र आई है। तो न्यू डॉक्यूमेंट में जब हम आएंगे
तो यहाँ पर हमने इन सारी चीज़ों को फ़िलहाल हमने इग्नोर करना है, हमने इस साइड की चीज़ देखनी है। यहाँ पर हमारे पास विड्थ है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ क्या रखनी है, ठीक है। हम अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ रख लेते हैं 1500, ठीक है। विड्थ आपने किस में रखनी है, क्या आपने पिक्सल में रखनी है, इंचेस में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिकास। हमने इस वक्त जैसे सपोज़ हमने काम करना है एक किसी डॉक्यूमेंट के लिए, लाइक सोशल मीडिया के लिए, तो ऑफ कोर्स जितनी भी डिजिटल स्क्रीन्स हैं उसके अंदर हम पिक्सल्स में काम करते हैं। इंचेस या मिलीमीटर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने प्रिंट के रिलेटेड कोई काम करना हो, तो इस वक्त हम इसको पिक्सल में रखते हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे हमने इसकी हाइट क्या रखनी है, हम इसकी हाइट रख लेते हैं 1500, यानी हमने स्क्वायर एक बना लिया है डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है, जो भी आपने विड्थ रखनी है या हाइट रखनी है, क्या आपने उसको वर्टिकल रखना है या आपने हॉरिजॉन्टल रखना है। क्योंकि यहाँ पर हमने यूज़ किया है विड्थ 1500 बाई 1500, तो ये स्क्वायर है, इसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता नहीं चलेगा। अगर हम इसकी हाइट रख लेते हैं 1000, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर इसने ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर ली। अब आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि यानी इसकी जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी और जो इसकी हाइट है वो कम है, तो इसको लग रहा है ये है हॉरिजॉन्टल। लेकिन हम इसमें भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम कहें इसको वर्टिकल, तो ये खुद से ही स्विच कर देगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन हुए डॉक्यूमेंट को इस तरह से वर्टिकल में आपको दिखा देगा। तो हम फिलहाल इसको हम ओरिएंटेशन हम हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं। ये ऑप्शन आपको फ़ोटोशॉप के अंदर अभी तकरीबन कोई 4-5 साल से डाली गई है आर्टबोर्ड की। पहले ये ऑप्शन सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद होती थी। आर्टबोर्ड की मदद से आपके पास डिफरेंट आर्टबोर्ड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा आर्टबोर्ड्स दिख जाते हैं। आर्टबोर्ड क्या होता है, आर्टबोर्ड वो जगह है जहाँ पे आप अपना जो डिज़ाइन का काम है वो कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप के अंदर आप उसको आर्टबोर्ड नहीं कहते, उसको हम कैनवस कहते हैं। तो बेसिकली फ़ोटोशॉप के अंदर सिर्फ एक ही कैनवस होता था, अब उन्होंने आर्टबोर्ड की ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसकी वजह से आप डिफरेंट कैनवसेस बना सकते हैं। लेकिन उन कैनवसेस को उन्होंने अल्टीमेटली आर्टबोर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपके पास फील जो है सिमिलर रह सके। क्योंकि एडोब फ़ोटोशॉप और जो इलस्ट्रेटर है वो दोनों एक ही फैमिली के हैं, लाइक एडोब ही के हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सिमिलर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, हम फ़िलहाल हम आर्टबोर्ड की ऑप्शन को ऑफ़ करेंगे और हम इसको बाद में कभी यूज़ करेंगे। वैसे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है, मैं एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर कभी भी आर्टबोर्ड टूल को यूज़ नहीं करता, वो मैं इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, लाइक मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं फ़ोटोशॉप यूज़ करते हुए, तो वो इतनी आदत है कि हमें इस तरह के टूल्स की अभी ना फ़ोटोशॉप के अंदर वो फ़्लो में नहीं निकलते अभी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन फ़िलहाल हम यहाँ पे 72 यूज़ करें। दो तरह की रेजोल्यूशन है, एक डिजिटल स्क्रीन में यूज़ की जाती है, एक प्रिंट में यूज़ होती है। प्रिंट के अंदर की जाने वाली रेजोल्यूशन है 300 और डिजिटल स्क्रीन के लिए जब भी कोई हम चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसकी 72 है। ये क्यों है और ये हम कब और क्यों किस तरह की यूज़ करते हैं और रेजोल्यूशन क्या है, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए हम इसको 72 रख रहे हैं क्योंकि हम स्क्रीन डॉक्यूमेंट के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास है पिक्सल पर इंचेस या पिक्सल पर सेंटीमीटर। ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम यूजुअली काम करते हैं पाकिस्तान में काम करें पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए या डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर क्या रूल्स यूज़ करते हैं, क्या वो मीटर और सेंटीमीटर यूज़ करते हैं या वो इंचेस और इंचेस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 72 पिक्सल पर इंचेस। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कलर मोड। कलर मोड किस तरह के होते हैं, यहाँ पर बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर्स। एडोब फोटोशॉप के अंदर यहाँ 5 तरह के कलर्स अवेलेबल हैं, जबकि इलस्ट्रेटर के अंदर आपके पास ये ऑप्शन इस तरह नहीं होती। उसमें फ़िलहाल आपको 2 ही कलर्स दिखते हैं, RGB एंड CMYK। ये कलर्स क्या हैं, इनको कब यूज़ करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको RGB पे सेट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कलर डेप्थ। हमने कलर की बिट क्या रखनी है, इसको हम कलर डेप्थ बोलते हैं। हम फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट 8 बिट यूज़ करेंगे। 16 बिट और 32 बिट क्या है, इसके ऊपर हम बाद में एडवांस लेक्चर्स में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कंटेंट। हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट या तो ऑप्शन है वाइट, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट और कस्टम। अब ये क्या है, ये एक्चुअली बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको हम कभी इतना बॉदर नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट में हमने इसको वाइट रखा होता है और यहाँ पे ये कलर भी दिख रहा है। सेकंड हमारे पास ब्लैक है या बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमें ज़्यादातर यूज़ करने की ऑप्शन मिलती है, लेकिन हम इसको यहाँ पर यूज़ नहीं करते क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसको ईजिली ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शंस के अंदर आपके पास कलर प्रोफाइल्स हैं।
ये क्या हैं इनके बारे में, ऑफ कोर्स ये एडवांस है तो हम इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे। देन पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, ये क्या है, इसको हम फिलहाल स्क्वायर पिक्सल के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, जब आपने अपने सारे पैरामीटर सेट कर लिए हैं, अब आपके इस प्रीसेट को आप सेव भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। उसके लिए आपने इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने इसका नाम रखना है, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में इन्होंने सेव 1 रखा हुआ है, हम इसको सेव प्रीसेट कर लेंगे। जब आप सेव प्रीसेट करेंगे तो यही प्रीसेट आपके सेव टैब के अंदर यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे मैंने डिफरेंट इस वक्त बना के रखी हुई हैं, फेसबुक कवर की, फेसबुक इवेंट कवर, यूट्यूब थंबनेल, इसी तरह के डिफरेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें आपको बाकी ऑप्शंस क्या मिलती हैं इसके टैब में। जब हम फ़ोटोज़ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ के अंदर काम करने वाली जितनी भी प्रीसेट्स हैं वो आपको दिखेंगी। यानी इससे आप बेसिकली आपको पैरामीटर सेट नहीं करने पड़ते और इजीली आपको वो प्रोफाइल बनी बनाई मिल जाती है। सेकंड चीज़ हम देखते हैं प्रिंट के अंदर आपको वो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जिसमें लेटर है, A4 है, लीगल है, A5 साइज़ है, A6 है। ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में यूज़ की जाते हैं प्रिंट में। ये क्या है, इनकी ज़रूरत कब पेश आती है, ये उसके टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल फ़र्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास आती है वेब के। इस तरह ये वेब के डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेब अगर आपने डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हेल्पफुल रहते हैं। देन आपके पास मोबाइल डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल अपने सेव डॉक्यूमेंट्स में आते हैं और अपनी सेव प्रोफाइल को चूज़ करते हैं, सेव प्रीसेट, और इसको हम एक क्रिएट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है जो कि हमने अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर पैरामीटर सेट किए थे। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, वो क्या हैं हम उनको देखते हैं। ये सारा ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये क्या है, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें कि ये कैसे वर्क करती हैं, ताकि आपका फ़्लो उसी तरह से बेहतर हो सके। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने अपने मुताबिक सेट की हुई है ये। मैं आपको ताकि आप जब इसको देखेंगे तो आपको वो किस तरह की दिखेगी। अच्छा, मैंने इस वक्त इसको डिफ़ॉल्ट कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास, अच्छा यहाँ पर दो तरह की मैं आपको बात बताऊँ, दो मशीन्स होती हैं, एक होता है मैक, एक होती है विंडोज़। ठीक है, मैं क्योंकि मैक यूज़र हूँ तो मैं आपको मैक के हवाले से वो चीज़ बताऊँगा। विंडोज़ में भी वो चीज़ उसी तरह ही होती है, बस एक बटन का चेंज है। यानी हम कमांड यूज़ करते हैं, आप विंडोज़ के अंदर कंट्रोल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और मैक के अंदर हम ऑल्ट यूज़ करते मैक के अंदर हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, विंडोज़ के अंदर हम ऑल्ट यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, लेकिन बस ज़रा फ़्लो का फ़र्क आ जाता है। क्योंकि जैसे अगर हम मैक यूज़ करते हैं तो हमने कीज़ के ऊपर ऐसे होल्ड रखना होता है, जब हम विंडोज़ यूज़ करते हैं तो हमारी कीज़ ऑपोजिट होती हैं। लाइक हमारा अंगूठा यूज़ होता है और हमारी इंडेक्स फिंगर यूज़ होती है। ठीक है, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आप जब देखेंगे अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो ऑफकोर्स वो आपके फ़्लो में चीज़ आ जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास मेन मेन्यू बार आती है, जिसमें आपके मेन्यूज़ दिख रहे होते हैं, जिसमें फ़ाइल, एडिट, इमेज और इस तरह के डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक टूल बार आती है, सब टूल बार, जिसके अंदर जो टूल आपने सेलेक्ट किया होता है उसकी फ़र्दर आपके पास ऑप्शंस आ रही होती हैं कि उस टूल के साथ क्या किया जा सकता है। इसको आप प्रॉपर्टी बार कह सकते हैं, सब टूल बार कह सकते हैं। सब टूल बार नहीं, आई गेस इसको प्रॉपर्टी बार कहना ज़्यादा बेहतर है, इसको प्रॉपर्टी बार ही कहते हैं शायद। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है ये टूल बार है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिख रही हैं, दो ऑप्शन नहीं, ये दो बार्स दिख रही हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से क्लासिक स्टाइल में बन जाएगी। जब फ़ोटोशॉप स्टार्ट हुआ था, जब से मुझे पता है फ़ोटोशॉप का, उस वक्त ये जो टूल बार है ये इसी तरह होती थी, डबल लाइन वाली। ये आई गेस बैक इन 2012 या 13 इन्होंने इस तरह से इसकी शेप कर दी थी। तो खैर, अगर आपकी आदत वैसी है तो आप इसको वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको स्पेस ज़्यादा रिक्वायर है आपकी स्क्रीन पे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको नैरो किया है। तो आप इसको नैरो ही रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, जब आप किसी टूल के ऊपर अपना माउस लेके आएंगे तो ये आपको एक टूल टिप दिखाएगा, जिसमें बताएगा कि इसका नाम क्या है, इसकी हॉट की क्या है और इससे क्या कर सकते हैं, एंड फर्दर लर्न मोर। ठीक है, अच्छा, दो तरह की कीज़ होती हैं, एक होती है शॉर्ट कीज़, एक होती है हॉट कीज़। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो शॉर्ट कीज़ हैं वो कम्बिनेशन ऑफ कीज़ होती हैं। ठीक है, दो कीज़ को आपने मिला के अगर यूज़ करना है, जैसे सपोज़ कंट्रोल का बटन दबा के या कमांड दबा के आपने कोई और बटन यूज़ करना है, उसको हम कहेंगे शॉर्ट की है। अगर हमने सिंपली कोई बटन दबाया, जैसे इसके ऊपर लिखा आ रहा है वी, अगर हम वी दबाते हैं तो एक हॉट की है। ठीक है,
अब आज क्योंकि हमारा लेक्चर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक सिलेक्शन टूल, तो हम बेसिक सिलेक्शन टूल्स को देखेंगे कि सिलेक्शन टूल्स क्या हैं और उनसे क्या काम लिया जा सकता है, उनको यूज़ कैसे करते हैं, उनकी ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा था। अच्छा, यहाँ पर हमारे सारे टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर हम राइट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास एक लेयर बार है, लेयर मेन्यू है। देन हमारे पास चैनल्स है, पाथ हैं, एक्शन मेन्यू, करेक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे इसको आप यहाँ ड्रैग करें तो ये मेन्यू जो टूल बार है ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप लेयर्स को यहाँ पर ड्रैग करें तो अपनी आसानी से आपने चीज़ों को जहाँ एडजस्ट करना हो आप इसको वहाँ कर सकते हैं। एक्शन बार है, इसको आप यहाँ ला सकते हैं। कैरेक्टर बार आप इसको यहाँ ला सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं। कभी भी अगर आप इसको वापस करना चाहें तो आप जाएंगे विंडोज़ मेन्यू, वर्क स्पेस, और यहाँ पे आके एसेंशियल को आप रीसेट एसेंशियल कर दें तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगी। जो फ़ोटोशॉप जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट में आएगी। अब मैं आपकी कुछ बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे हुई हुई हैं जो आपको यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर आपको पैनल्स चाहिए वो ऑलरेडी ओपन है। कुछ जो है जिनका यूजेज बहुत कम है हम उनको बंद कर सकते हैं, या क्योंकि अगर आप क्लटर्ड चीज़ें नहीं चाह रहे तो आप उनको आसान कर सकते हैं। जैसे आई वुड सजेस्ट जो लेयर्स पैनल है ये आपको चाहिए। जो चैनल्स पैनल है वो फ़िलहाल आपको नहीं चाहिए। आप इस पर राइट क्लिक करें और इसे क्लोज़ कर सकते हैं। पाथ जो है आप फ़िलहाल इसको भी क्लोज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ को ऑन रहने दें, एडजस्टमेंट्स को बंद कर दें, फ़िलहाल ये नहीं चाहिए। लाइब्रेरीज़ को आप ऑफ़ कर लें, प्रॉपर्टीज़ को आप फ़िलहाल के लिए ऑफ़ कर दें, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी। स्विचेस आपके पास अवेलेबल हैं, कलर्स हैं, इनको भी आप ग्रुप टैब को आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आपको सिर्फ लेयर्स की ज़रूरत है। इस ग्रुप टैब को भी हम ऑफ़ कर लेते हैं। फ़िलहाल हमारे पास लेयर्स मौजूद हैं और इसके अलावा हमें अपनी चीज़ें कोई क्लटर्ड नहीं करनी ताकि चीज़ें आपको मैं आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन के अंदर ही मूव टूल। मूव टूल क्या करता है, जब भी आपने कोई चीज़ ड्रॉ की होती है उसको अगर आपने मूव करना है तो मूव टूल आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अब वो कैसे करेगा, उससे पहले हम किसी और टूल को सीखते हैं जिससे हम चीज़ को ड्रॉ कर सकें, देन हम मूव टूल के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। सपोज़ हम यहाँ आते हैं, इसकी हम पहले हॉट की देखते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल इसका नाम है। इसकी जो हॉट की है वो M है। ये आपको यहाँ पे टूल टिप के अंदर ड्रॉ करके दिखा रहा है कि आप इसे ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। मेक ए सिलेक्शन इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ये आपकी कोई भी सिलेक्शन कर सकेगा रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ड्रैग किया, अभी मैंने इस वक्त छोड़ा नहीं है, तो ये देखिए मेरे बॉटम राइट कॉर्नर पे बता रहा है विड्थ 722 पिक्सल, हाइट 553 पिक्सल। ये बता रहा है इस वक्त जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, रेक्टेंगल सिलेक्शन, ये कितनी बड़ी है और ये कितने एरिया को कवर कर रही है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा इसने ये सिलेक्शन यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमने इसको फर्दर हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से सिलेक्शन के साथ प्ले कर सकते हैं। सिलेक्शन के अंदर हमारे पास ऑप्शन है ऊपर की तरफ कि हम इस सिलेक्शन के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे कर सकते हैं कि सपोज़ मुझे यहाँ पर एक नया रेक्टेंगल बनाना है तो पिछला वाला उड़ गया, मुझे यहाँ बनाना है फिर पिछला उड़ गया, यहाँ बनाना है फिर पिछला उड़ गया। तो अब हम क्या करें कि हम इसके अंदर ऐड कर सकें। हम इस टूल पे क्लिक करेंगे, हम फर्दर जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो वो चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है। देन हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। इस तरह वो चीज़ उस सिलेक्शन के अंदर ऐड होती जाएगी। अगर आप कहीं अलग से भी बनाएंगे तो वो पार्ट उसी सिलेक्शन का नहीं होगा लेकिन एडिड रहेगी, ठीक है। अब इसी तरह हम देखते हैं माइनस, यानी अगर हमें कुछ एरियाज डी सेलेक्ट करना हो, इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है डी सेलेक्ट टूल। डी सेलेक्ट के लिए हम अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो हमने देखेंगे कि यहाँ से सिलेक्शन उड़ गई है, ठीक है। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा कि इस वक्त आप किस सिलेक्शन के ऊपर हैं। आपका जो माउस टूल है इसके ऊपर इस वक्त माइनस आपको दिख रहा होगा। माइनस आपको जब दिखेगा तो डैट मीन आप इस वक्त डी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सिलेक्शन टूल में हैं तो वहाँ पे आपको प्लस दिखेगा और डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, डैट मीन्स आप डिफ़ॉल्ट टूल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, जब आपने डी सेलेक्ट किया तो उतना एरिया डी सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज़ है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, जब हम कुछ सेलेक्ट करेंगे तो ये
उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेगा, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है, ये उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेगा, बल्कि जो पार्ट बाकी है उसको इग्नोर कर देगा। सी, उसके अंदर रहते हुए उसने उस पार्ट को सेलेक्ट कर लिया, बल्कि ऑपोजिट पार्ट को रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं वापस और हम सिलेक्शन को अब छोड़ने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, या मैक के अंदर कमांड डी प्रेस करते हैं। इसके अलावा जितनी भी शॉर्ट कीज़ हैं वो आपको सिलेक्शन मेन्यू के अंदर दिखेंगी। यानी अगर आपने कुछ भी सिलेक्शन करना हो तो कंट्रोल ए या मैक के अंदर कमांड ए, ठीक है। आपने डी सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल डी, जो मैंने अभी किया है, या कमांड डी। आपने रिवर्स सिलेक्शन करनी हो, इस पर हम बाद में आते हैं, इन्वर्स सिलेक्शन, और ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। मैं आपको इस टूल को फर्दर बताऊं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल लाइफ में भी। जब आप कुछ ड्रॉ कर रहे होते हैं, अब आपने ऐड करना है, तो आप ऐड करने की अगर आप इस पे जा रहे हैं तो ज़रा टाइम ज़्यादा लग रहा है, और इवन आप भूल सकते हैं सम टाइम, क्योंकि आपका जो माउस का कर्सर है उस पर इतना फोकस नहीं जाता कि ये ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम शिफ्ट की पे होल्ड रखें, ये देखें, जैसे ही मैं अपनी शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टूल सिलेक्शन में आ गया और मेरे माउस के साथ प्लस का आइकन जुड़ गया। जैसे ही हमारे पास शिफ्ट के ऊपर हम ये देखें, अगर हम शिफ्ट को प्रेस कर रहे हैं तो प्लस का आइकन जुड़ गया। अब हम जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो वो इसके अंदर ऐड होती जाएगी उसी तरह ही, ठीक है। इसी तरह से जब हम ऑल्ट का टूल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ऑल्ट के ऊपर आ जाएगी, यानी माइनस के ऊपर आ जाएगी। जो भी सिलेक्शन करेंगे वो हम डी सेलेक्ट हो रही होगी। तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, अब कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो उतना उतना एरिया जो है वो उसमें से डी सेलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, शिफ्ट दबाया ऐड कर लिया, ऑल्ट दबाया माइनस कर दिया। मैक के ऊपर आपने शिफ्ट दबाया आपने ऐड कर लिया, मैक के ऊपर आपने कमांड दबाया तो आपने उसको माइनस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्दर ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, जब आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया हो और आपने कुछ ड्रॉ कर लिया है तो सिलेक्शन टूल में रहते हुए ही आप इस सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। अगर आप इससे आउटर रखेंगे अपना कर्सर तो उस वक्त आप इसको मूव नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप इस सिलेक्शन के अंदर रखेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी ऑप्शन डी सेलेक्ट करने की, ठीक है। अब आप अपने पास एक पेन और पेपर रख सकते हैं, जाके आप साथ साथ शॉर्ट कीज़ वगैरह आप लिख सकते हैं। डी सेलेक्ट करने की जो की है वो है कमांड डी। मैक के ऊपर कमांड डी है और विंडोज़ के ऊपर आपको कंट्रोल डी, इससे आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, कमांड डी प्रेस किया तो जितनी भी इसने सिलेक्शन की हुई थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स क्या है? सेलेक्ट इनवर्स है कि जब जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये उसका ऑपोजिट एरिया यानी इन्वर्स एरिया जिसको मैंने नहीं सेलेक्ट किया हुआ ये उसको सेलेक्ट कर ले। उसकी की जो है पहले मैं आपको यहाँ से बता दूँ, सेलेक्ट इन्वर्स। इससे आपको पता कैसे चलेगा कि सेलेक्ट इन्वर्स हो गई है? जब आप सेलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो आपके जो बॉर्डर आएगा बिल्कुल इसके ऊपर आपको ये सेलेक्टेड लाइंस आपको दिख जाएंगी। इसका मतलब है कि इन्वर्स सेलेक्ट हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट इन्वर्स, तो इसने फिर से इनवर्ड एरिया को सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, सेलेक्ट इन्वर्स की क्या होती है? टू बी ऑनेस्ट मुझे इसकी की याद नहीं है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो फ्लो में वो हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से कमांड शिफ्ट आई होती है। सी, कमांड शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगी, जिससे हमारी इन्वर्स सिलेक्शन हो जाती है। दोबारा कमांड शिफ्ट आई करेंगे तो ये दोबारा से सिलेक्शन को इन्वर्स कर देगा, यानी इन्वर्ट सिलेक्शन हो गई। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ इशू लग रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फेदर। फेदर क्या होता है? फेदर की ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर भी दिख रही है। फेदर को हम पहले समझते हैं, उससे पहले हम कलर्स को समझते हैं कि कलर्स जब इसके अंदर कोई डला हो तो फेदर कैसे काम करेगा। अच्छा, ये देखें, हमने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल सिलेक्शन लगा दी। अब इस वक्त हमारे पास फेदर 0 सेलेक्टेड है, ठीक है। हम इसको डी सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर फेदर एंटर कर देते हैं 50। जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, अभी देखें मैंने इसको छोड़ा नहीं है, जैसे ही मैं इसको ड्रॉ छोड़ूंगा तो ये इसके गिर्द इसने राउंडेड एजेस इसने कर दिए। अब ये एक्चुअली इसने सिलेक्शन को चेंज नहीं किया, बल्कि इसने सिलेक्शन को स्मूथ कर दिया है, ठीक है। इसके एजेस को इसने स्मूथ कर दिया है। इसको पता कैसे चलेगा? अगर हम इसका फेदर 0 करते हैं, यानी जो कि डिफ़ॉल्ट था,
और इस वक्त मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो कलर इसके अंदर एज टू एज फिल हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अपना फेदर 50 पुट करते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं और अब मैं कोई कलर पुट करता हूँ तो अब आपको पॉइंट समझ आया होगा कि इसने उस सिलेक्शन को स्मूथ कर दिया था, जिसकी वजह से जो भी हमने इसके अंदर फिल किया है वो ब्लरी फिल हो रहा है। ओके, फेदर आपको मैंने बता दिया, इसको हम फ़िलहाल के लिए रख रहे हैं 0 पिक्सल। अच्छा, अब हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं और हम कुछ और चीज़ की तरफ देखते हैं कि उसको कैसे वर्क अब अगर हम डिफरेंट चीज़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा चीज़ जो हमारे ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ कि कलर्स क्या हैं और इसके अंदर फिल कैसे किए जाते हैं। अगर आप इसी राइट साइड के ऊपर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर 2 तरह के कलर्स दिखेंगे, जिसमें ऊपर वाले में आपको ब्लैक दिख रहा है, नीचे वाले में आपको वाइट दिख रहा है। जो ऊपर वाला कलर है इसे बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर होता है जो आपके बैकग्राउंड में ना हो। अगर आपके पास इस वक्त अगर आप मुझे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तो मैं अगर बैठा हूँ मैं फोरग्राउंड में हूँ, जो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ है वो बैकग्राउंड है, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का। तो फोरग्राउंड कलर इस वक्त ब्लैक दिख रहा है, जबकि वाइट बैकग्राउंड जो कलर है वो वाइट है। अगर हमने फोरग्राउंड कलर किसी सिलेक्शन में फिल करना हो तो हम यहाँ पर चूज़ करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन थी, ओके, वो ऑप्शन मुझे नहीं याद क्योंकि वो इतनी यूज़लेस ऑप्शन है, वो हमने कभी यूज़ नहीं की है। तो अगर आपने फोरग्राउंड कलर इसके अंदर पुट करना हो तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे। मैक के अंदर आप डिलीट का बटन यूज़ करते हैं, विंडोज़ के अंदर आप बैक स्पेस भी कर सकते हैं। वैसे मैक और विंडोज़ के अंदर डिलीट और बैक स्पेस का बटन जो है वो ऑलमोस्ट एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि बैक स्पेस आपके राइट हैंड की कमांड में होता है, यानी आपके राइट हैंड के पास होता है, तो ज़रा ईजी अप्रोच रहती है। अच्छा, आपने एक चीज़ की कोशिश करनी है, जब भी आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर कोई भी कीज़ प्रेस करनी है जैसे शॉर्ट की के तौर पे, तो आपने अपने कीबोर्ड को डिवाइड कर लेना है 2 हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्सा आपके राइट हैंड जो है वो राइट एरिया को कंट्रोल करेगा, आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो लेफ़्ट एरिया को कंट्रोल करेगा। आपने ऐसा नहीं करना कि आपको शिफ्ट डिलीट करने की ऑप्शन आपको चाहिए तो आप शिफ्ट आपने लेफ़्ट हैंड से करें और उसको जो बैक स्पेस करने के लिए आप इतनी दूर अपनी की लेके जा रहे हैं। तो या तो आप अपने राइट हैंड की कीज़ से यूज़ करें शिफ्ट और डिलीट, या अगर आपने वहाँ से कुछ करना है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप लेफ़्ट एरिया को लेफ़्ट साइड पे रखें, यानी उससे वो चीज़ आप यूज़ ही ना करें, ताकि आपकी जो कीज़ हैं उनकी मेमोरी बने। एक्चुअली हमारे मसल्स की एक मेमोरी होती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो कीज़ हैं वो मुझे याद नहीं रहती हैं कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, बस वो हो रही होती हैं क्योंकि वो मेरी मसल मेमोरी बन चुकी है। और जब भी मुझे कुछ इन्वर्स सिलेक्शन करनी है तो मैं कमांड शिफ्ट, यानी मैं अपनी उंगलियों को ऐसे करके ऐसे करूँगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। और उंगलियों को खुद पता होता है कि मैंने कौन सी की वहाँ पे दबा ली है, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा यूज़ टू हो जाते हैं मुझसे करने से कि हमें वो पता ही नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले से ही अपने हाथों की डिवीज़न रखनी है, यानी कीबोर्ड को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। जितनी भी राइट साइड की कीज़ हैं वो आपने राइट एरिया में रखनी है, जितनी भी लेफ़्ट साइड की हैं वो आपने अपने लेफ़्ट कंट्रोल के अंदर रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर आपने फोरग्राउंड कलर को आपने फिल करना है तो आपने ऑल्ट बैक स्पेस को आपने प्रेस करना है। अगर आपने अपने बैकग्राउंड कलर को फिल करना है तो बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं पहले कोई कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जैसे हमने रेड। फोरग्राउंड कलर को अगर आपने फिल करना है तो हम कमांड बैक स्पेस दबाएंगे, इससे हमारा फोरग्राउंड कलर एंटर हो गया। तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक थी। आई होप आपको आज का टूल समझ आया होगा। अगर इसके अंदर, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसके अंदर फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल को, और अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी सिलेक्शन की ऑप्शन बहुत सारी हैं और बाकी हम इसको, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम इसको बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।